हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी कोडिंग यूपीएससी। सो आज के हम वीडियो में बात करेंगे पीवाईक्यूज की। और ये पहला वीडियो है पीवाईक्यू सीरीज का। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे एंसेंट मिडविल आर्ट एंड कल्चर। सो इनके जो आपके लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू है, हम वो डिस्कस करेंगे। और ये में भी 3 वीडियोस में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी ऑलमोस्ट एक एक घंटे लंबी वीडियोस होंगी। और उसमें हम सारे पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे 10 ईयर्स के आपके। और इसमें हम जो सारे ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट ऑप्शंस है वो, इसके अलावा भी जो ऑप्शंस है वो सब डिस्कस कर लेंगे। सो बस आप आराम से वीडियो देखना और स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको हिस्ट्री के पीवाईक्यूज के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाई शुड वी डू पीवाईक्यूज, और हम पीवाईक्यूज क्यों करने चाहिए। तो इसके लिए मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया है कि कोई पॉइंट ये है और ये कोई पॉइंट बी है। अब हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है और हमारे पास चारों साइड रास्ते हैं। अगर अपने पास एग्जैक्ट मैप ना हो तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शायद ना पहुंच पाए। और शायद पहुंचे भी तो मे बी यहाँ वहां से जाते हुए बहुत सारा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, टाइम्स, बहुत सारा एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू जो है वो आपके लिए मैप का काम करते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट पता रहता है कि यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रही है और यूपीएससी के क्वेश्चंस को मैं कैसे टैकल करना है, यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है। तो इसलिए हमें पीवाईक्यूज करना है। अदरवाइज आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो। तो पीवाईक्यू हमारे लिए मैप का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं रोल ऑफ पीवाईक्यूज की। तो अगर आप ऑब्वियसली 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि पीवाईक्यूज की क्या वैल्यू है। जिसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ कि 2023 का आपका वन ऑफ द टफेस्ट और रैंडम पेपर माना जाता है प्रीलिम्स का। बट इस पेपर में भी डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से रिपीट हुए थे। तो ये आप समझ सकते हो 10 मार्क्स कि पीवाईक्यूज का क्या रोल है किसी भी एग्जाम में या पर्टिकुलर यूपीएससी को लेकर। बाकी आप इसके लिए एक काम कर लेना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना रोल ऑफ पीवाईक्यूज, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको वहां कोई सेटिस्फैक्टरी वीडियो नहीं मिलता, आप कमेंट में लिखिए, तो मैं इसके लिए भी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे लिमिटेड नॉलेज। लिमिटेड नॉलेज का यहाँ पे क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आंसर आपको टिक करवा दिया जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। उसके साथ जो भी ऑप्शन है वो सारे डिस्कस होंगे। बट ऐसा नहीं है कि उनको हम बहुत कॉम्प्रिहेंटिवली डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका यूजफुलनेस भी एग्जाम में नहीं है और हम फिर भी जबरदस्ती का डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं होगी। तो यहाँ लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि आपको अधूरी नॉलेज दी जाएगी। लिमिटेड का यहाँ पे ये मतलब है कि जो एग्जाम के लिए जरूरी है सिर्फ हम उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, क्योंकि आपको रिटेन करने में इशू ना हो। अदरवाइज डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपको यूट्यूब पे 5 5 6 6 7 7 घंटे के वीडियोस मिल जाएंगे। बट वो वीडियोस क्या एग्जाम के पहले आप देख सकते हो? नहीं। वो मे बी आपने एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले देखा है, बट वो एग्जाम में सारी इन्फॉर्मेशन याद रहेगी? नहीं। तो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। और यहाँ लिमिटेड का मतलब है ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव। तो ऐसा नहीं है कि हमको कुछ छोड़ के जाएंगे, हम सारा कंप्लीट कर जाएंगे। देन राइट स्ट्रेटजी, कि हमें कौन से ऑप्शंस को सारे पढ़ने हैं, कौन से ऑप्शन से नहीं पढ़ने हैं। हमें यूपीएससी के पेपर में लैंग्वेज कैसे पकड़नी है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम पकड़कर आंसर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन नहीं देख सकते हो और सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आ सकते हैं। तो बट क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, भले हमें फैक्ट पता हो ना हो, बट फिर भी कुछ स्ट्रेटजीज के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये सारा देखेंगे इन क्वेश्चन, और डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन के थ्रू ही। ऐसा नहीं मैं कहीं से अलग से कहीं से क्वेश्चन फ्रेम करके फिर वो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। यूपीएससी के ही सारे क्वेश्चन देख के हम वहां से देखेंगे। देन हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, कि हम इसमें जो भी फैक्ट पढ़ेंगे, जो भी चीजें समझेंगे, वो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझेंगे। उसमें फैक्ट बहुत कम होंगे, जितना आपको यूपीएससी के लिए जरूरी है उतना सब होगा। और एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी हिस्ट्री की आपको, क्योंकि होता क्या है कि हिस्ट्री एक्चुअली बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका वेटेज बहुत कम है, या वेटेज है भी तो क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछे जाते हैं, तो वो आएंगे ही नहीं। बट अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और वो कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कैसे 99% जो जनता है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रही है। बट डेफिनेटली क्वेश्चन डुएबल है। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं एंशिएंट मिडल के, तो डेफिनेटली 10 में से 10 कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। डजेंट मैटर आपने हिस्ट्री 15 दिन पढ़ी है, आपने 2 महीने पढ़ी है, आपने साल भर पढ़ी है, आप हिस्ट्री के 10 on 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें ये सबसे पहले पहचानना है कि हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन डुएबल हैं, कौन से नॉन डुएबल हैं। तो इन सारी अप्रोच को हम फॉलो करके इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में ये एग्जैक्ट आइडिया रहे कि कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, किन पे हमें टाइम इन्वेस्ट करना है, किन पे हमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वहां मूव कर पाओ। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो का एम क्या है
कि हम सारे जो ऑप्शंस है, पेपर में 4 ऑप्शंस हैं, 1 सही और 3 गलत। तो वो सारे ऑप्शंस बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लो। इससे आपको सही आंसर का भी आइडिया रहेगा, और जो इन्फॉर्मेशन मे बी यूपीएससी आगे पूछ पाए, जो रिपीटेड जिसे हम बोलते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 2014 से। तो हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट 3 इयर्स का हम लोग आज 1 घंटे में कवर कर लें। सो ये आपका 2014 का पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर मार्क कीजिए, आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं, आप गैस कीजिए। ठीक है, बट हम लोग पहले पॉज करके वीडियो आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो आई गेस आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, कौशल और मगध। तो इसका राइट आंसर सी है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसके नोट भी बना सकते हैं। बाकी वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप अगर वीडियो बहुत ध्यान से देख लेंगे और 1 की स्पीड में देख लेंगे तो आई थिंक आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम देख लेते हैं कि बुद्धा से रिलेटेड जो 5 मेन महाजनपद एसोसिएटेड है, वो आपका मल्ला है, मगध है, काशी है, वत्सा है और कौशला है। तो मल्ला वो महाजनपद है जहाँ लुम्बिनी में उनका वर्त हुआ था, और कुशीनगर में बुद्धा ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये दोनों आपके मल्ला मल्ला जो महाजनपद है उसमें पड़ता है। देन बोध गया में उन्हें जो है वो ज्ञान मिला था, तो ये मगध में पड़ता है आपका। सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, और ये काशी में आपका आता है। कौशाम्बी से बहुत एसोसिएट रहे हैं, काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। और कौशाम्बी आज के आपके प्रयागराज के जस्ट बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपका वत्स महाजनपद में आता था। एंड देन श्रावस्ती, और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा सरमन दिए हैं, और ये कौशला में महाजनपद में आता है। तो ये 5 मोस्ट एसोसिएटेड जो जनपदास हैं वो बुद्धा से हैं। तो आप देख सकते हो उसमें कौशला एंड मगधा, ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर है सी। और इसके बारे में ट्रिविया ही है बेसिकली, कि जब बुद्धा ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो इनके रेलिक्स को लेके बहुत लाइक डिस्कशन डिबेट हुआ, और काइंड ऑफ आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो कुशीनगर एक्चुअली मल्ला में है, तो मल्ला के जो रूलर्स थे वो बहुत खुश थे कि एटलीस्ट चलो बुद्धा का महापरिनिर्वाण यहाँ हुआ तो रिलैक्स पे अपना राइट है। बट जैसे ही ये बात अजातशत्रु को पता चलती है, तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई कि अजातशत्रु जो है वो बुद्धा का कंटेम्पररी है। क्योंकि अजातशत्रु एक प्रोमिनेंट लीडर है हिस्ट्री में, एक रूलर है, तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अजातशत्रु बुद्धा की कंटेम्पररी है। तो जब ये बात अजातशत्रु को पता चली तो अजातशत्रु पूरी आर्मी को लेके और मल्ला के लिए निकल जाते हैं। फिर बाद में वो डिस्कशन बैठते हैं आपस में, और डिस्कस होता है, और फिर रिलैक्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। बट डेफिनेटली एक बहुत मेजर चंक लाइक कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे महाजनदास आ गए थे कि बुद्धा बुद्धा पे मेरा राइट है, मेरा राइट है, ऐसे करके। तो एक ट्रिविया है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो वीडियो पॉज करेंगे, आप आंसर मार्क करेंगे। ओके, सो आई गेस आपने आंसर कर लिया हो। इसका आंसर है सी, लोकायन एंड कपालिका। सो लोकायन एंड कपालिका जो है वो आपका जो सिक्स इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज है उसको बिलोंग नहीं करता है। इसके अलावा आपका मीमांसा, वेदांता, न्याया, वैशेषिका, सांख्या, योगा, ये सारी जो फिलोसफीज है वो बिलोंग करती है। तो इसका राइट आंसर है वो सी है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज है वो हैं। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक ऑर्थोडॉक्स जिसे हम आस्तिक कहते हैं, एक हेटेरोडॉक्स जिसे हम नास्तिक कहते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि जो वेदास की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक, और जो वेदास की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते हैं और डज नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, उनको कहते हैं हम नास्तिक या हेटेरोडॉक्स। तो नास्तिक में हमें 4 स्कूल ऑफ फिलोसफीज देखने को मिलते हैं, बुद्धिस्ट, जैन, चार्वाक और आजीविका। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी इस पे पूछ चुका है, तो मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जब हम आज तक की बात करते हैं तो इसमें हमें 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज देखने को मिलते हैं। इसमें आपकी मीमांसा, वेदांता, सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिक। ये जब आप आर्ट एंड कल्चर में इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब पता होना चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। 2022 में जैसे आपका वेदांता के अंदर आता है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, जो रामानुजाचार्य जी इसके फाउंडर है, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। तो उस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है 2022 में, और ये आप देख रहे हो क्वेश्चन आया आपका 2014 में। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि जो ऑप्शन है एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप
पॉज करेंगे, आंसर करेंगे। ओके, सो आई गेस आपने कर लिया हो। इसका राइट आंसर है बी, और चंदेरी और कांचीपुरम। सो क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द अबव फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी और फैब्रिक, कि ट्रेडिशनल साड़ी के लिए कौन सी जगह फेमस है। सो इसका आंसर है चंदेरी और कांचीपुरम। बट अब ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको आंसर ही पता है, बट इसमें दो ऑप्शंस और हैं, तो मे बी वो ऑप्शंस आगे यूपीएससी फिर से पूछ सकता है, मे बी कभी रीजन को लेके, या वो किस चीज के लिए फेमस है उनको लेके। तो हमने इतनी इन्फॉर्मेशन लिख ली है कि जैसे आपका पहला ऑप्शन है भद्रचलम, तो भद्रचलम जो है वो आपके आंध्रा में आता है, और ये रामा टेम्पल के लिए काफी पॉपुलर है। भद्रचलम में रामा टेम्पल है, काफी फेमस है। चंदेरी साड़ी के अलावा, चंदेरी आपका एमपी में आता है, और चंदेरी साड़ी के अलावा आपके एंशियंट जैन जैन टेम्पल्स के लिए काफी पॉपुलर है। कांचीपुरम जो आपका है वो तमिलनाडु में है, और करनाल है वो हरियाणा में है। तो हमें सारे के करंट स्टेट्स याद रखने हैं, क्योंकि मे बी अगले साल यूपीएससी या मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट आपको भद्राचलम देके सामने तमिलनाडु या कुछ भी दे सकता है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि आंध्रा में है। और ये आपका पीवाईक्यू में अगर आया हुआ है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी रैंडम पूछता है, यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा और इन चार में से मे बी कोई ऑप्शन एक फिर से आपको दिख जाए, वहां से आप क्वेश्चन एलिमिनेट कर लोगे इजीली। ठीक है, पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। ओके, सो आई गेस आपने कर लिया होगा, इसका आंसर है सी, कन्नड़ एंड तेलुगु। So question basically आया था which of the above has or have been declared as classical language or languages by the government. So answer is 2 and 3. Gujarati is not a classical language. So अभी हम बात कर लेते हैं कि अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो नोडल एजेंसी है, नोडल मिनिस्ट्री है क्लासिकल लैंग्वेज के गाइडेंस को लेकर। और सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज थी वो तमिल डिक्लेयर हुई थी 2004 में। एंड जो सबसे न्यू है वो है उड़िया, और ये 2014 में हुई है। और अभी तक टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि गुजराती इज नॉट वन ऑफ दम। ठीक है, तो हम 6 जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं ये सारी याद रखेंगे: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। और उड़िया रिसेंट वन है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो नोडल मिनिस्ट्री का काम कर रही है। ठीक है, ओके, सो आई गेस आप पॉज करेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इसका आंसर है बी, 1 and 2। सो ये क्वेश्चन है आपका सतारिया पे, और सतारिया काफी पॉपुलर डांस है, क्लासिकल डांस में भी आता है। तो जैसे आपको जो क्लासिकल डांस है एटलीस्ट पता होने चाहिए, जो यूनेस्को की कल्चरल इंटेंजिबल लिस्ट निकलती है उसमें जितनी थिएटर या कोई भी प्रैक्टिस मेंशन है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो यूपीएससी ऐसा नहीं है कि वो रैंडम पूछता है, यूपीएससी आपका क्लासिकल डांस से पूछेगा, या डेफिनेटली जो इंटेंजिबल लिस्ट है वहां से पूछेगा। तो एटलीस्ट अगर आपको उतना आइडिया रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई नया भी डांस पूछ लिया, बट अगर ऑप्शंस के हिसाब से अगर आपको ये बेसिक का आइडिया, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर ले लोगे। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, आपको रैंडम नहीं पढ़ना है, कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ना है कि कुछ भी, कि लाइक हमने थर्ड उठाया है वो 50 से ज्यादा डांसेस या 60 से ज्यादा डांसेस और हम सब रटने में लगे हैं, मत करो। टाइम बचाओ, टाइम को और दूसरी जगह यूटिलाइज करो। बट एटलीस्ट क्या पढ़ो, क्लासिकल डांस जो है वो पढ़ो, जो कल्चरल इंटेंजिबल लिस्ट है यूनेस्को की, आप वो पढ़ो। उनके दो दो तीन तीन फीचर्स याद करने की कोशिश करो, rather देन कि आप रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम सतारिया की बात कर लेते हैं। तो सतारिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, और ये फिर से याद होना चाहिए सब, कि म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, क्योंकि मे भी फिर से अगला क्वेश्चन पूछा जा सके। और इट इज अ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वेस्ट वाइट ऑफ असम। अच्छा, और जैसे हम बात करते हैं क्लासिकल की, कि व्हाट इज क्लासिकल, तो क्लासिकल का मतलब ही होता है कि ये बहुत ओल्ड ट्रेडिशन से फॉलो किया जा रहा है, बट स्टिल इसका प्रेजेंट में भी काफी सिग्निफिकेंस है या काफी पॉपुलर है, उस चीज को हम कहते हैं क्लासिकल। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखी है कि ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन को लाइक काफी पुराना है, डेफिनेटली है। तो सतारिया जो आपका है वो आपका ओरिजिनेट हुआ है सत्तारा, या इसे हम कहते हैं मोनेस्ट्री, मठ। तो ये इसी से आपका नाम आया है सतारिया। और ये जो आपका नियो वेस्ट वाइट मूवमेंट स्टार्ट किया था शंकर देवा ने असम में, ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, तो शंकर देवा को हम सत्तारा का फाउंडर भी बोलते हैं। और इस डांस में रिलीजियस थीम्स फॉलो की जाती हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थीम देखने को मिलेगी वो राधा कृष्णा की थीम देखने को मिलेगी। तो ये फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, और सिर्फ इतना ही याद रखना है इसके लिए, क्योंकि मे बी आगे क्वेश्चन बनाए तो वो राधा कृष्ण थीम पे पूछ सकते हैं, या कहीं एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि शंकर देवा फाउंडर थे। तो आप दो ऑप्शन हमें ये याद रखने हैं, और इसके अलावा बस इतने से फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, ओके, सो आई थिंक आप पॉज करेंगे और आंसर देंगे। तो आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सारे क्वेश्चंस में हमें पॉज करना हो, पहले आंसर देना है, देन मैं अब बोलूंगा आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, 1 and 3।
तो a grand image of Buddha's Mahaparinirvana with numerous celestial musicians above and sorrowful figures on his followers below। ये आपको अजंता में देखने को मिलती है। तो बुद्धा का जो महापरिनिर्वाणा है वो हमें देखने को मिल रही है, उसका एक इमेज बना हुआ है। और जो लाइक दुख के फिगर हैं या जो लोग दुखी हो रहे हैं बुद्धा के लाइक नीचे जो महापरिनिर्वाणा का जो मेन फिगर है उसके नीचे है। और बहुत सारे सेलेस्टियल म्यूजिशियन है जो लाइक बुद्धा का काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि वेलकम कर रहे हैं ऊपर स्वर्ग में। तो वो उनसे अबव दिखाए गए हैं। तो ये इमेज हमें अजंता में देखने को मिलती है। एंड देन अर्जुना पिनांस या डिसेंट ऑफ गंगा, ये हमें सब देखने को मिलता है मल्लापुरम में, महाबलीपुरम जैसे हम कहते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो डिसेंट ऑफ गंगा लाइक की जो भागीरथी जी की मूर्ति है जो गंगा जी को लाइक प्रे कर रहे हैं कि आप लाइक अर्थ पे आ जाइए, तो वैसी हमें मूर्ति देखने को मिलती है। और ये जो आपका सेकंड ऑप्शन जो गलत है, ये हमें दिखा रहा है कि अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार, जो कि विष्णु का अवतार थे, एज ही रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड chaotic वाटर्स स्कल्प्टेड ऑन रॉक। ठीक है, तो ये इमेज जो हमें वो एक्चुअली माउंट आबू से नहीं जबकि उदयगिरी केव से हमें देखने को मिलती है। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि एक तो याद रखना है कि हमें अजंता, और अजंता एक इंपॉर्टेंट केव है। तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। और जैसे अजंता एक तो आपकी इंपॉर्टेंट केव भी है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आया हुआ है आपका बोधिसत्व की पेंटिंग को लेके, ये भी हमें अजंता में ही देखने को मिलती है। अजंता की जो केव्स है वो कौन से रिलीजन्स को बिलोंग करती हैं, जैसे हिंदू, बुद्धिज्म, जैन, तीनों को बिलोंग करती हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो अजंता इंपॉर्टेंट केव है, ये पता होना चाहिए। और ये जो आपके जो डिसेंट ऑफ गंगा या अर्जुनास पीनाक है, ये पल्लवा किंग ने बनवाया था, महेंद्र वर्मन ने। और ये आपके मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई गेस इतना ठीक है। हाँ, आप पॉज करेंगे और आंसर करेंगे। ओके, सो इसका आंसर है डी। सो व्हाट इज कलारीपट्टू? With reference to India's culture and tradition, what is Kalaripattu? So it is an ancient martial art and living tradition in some part of South India. So Kalaripattu क्या है? आपकी मार्शल आर्ट है, कहाँ पे? साउथ इंडिया में। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि आपके जितने भी ये लाइक टर्म है या सिंगल सिंगल टर्म आपसे पूछे गए हैं, तो आपके यूपीएससी, सीएसई, जो सिविल सर्विस एग्जाम आपको देना है, सीएपीएफ या आपका सीडीएस, इनमें जितने भी लास्ट 12 ईयर्स में टर्म्स आए हैं इंक्लूडिंग 2023, इन सबको मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया। वो फाइल जो आपको है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के। बाकी मैं टेलीग्राम का हैंडल मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी सर्च करके जा सकते हैं उस चैनल पे। ठीक है, और अदरवाइज आप ट्विटर पे अगर मुझे फॉलो करते हैं तो ट्विटर पे मेरी बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी, तो आप वहां से फॉलो कर लेना। तो मैं ये फाइल बना दूंगा, तो आपको ये फाइल एटलीस्ट याद करनी है। आप जब कहते हो ना कि यूपीएससी बहुत टर्म पूछता है तो कहाँ से याद करें, कैसे याद करें, आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट ये आप सारे याद करके जाएंगे, क्योंकि रिपीट होते हैं। और कभी सीएपीएफ का आपका सीएससी में पूछा जाता है, सीडीएस का कभी सीएससी में पूछा जाता है, सीएससी का सीएपीएफ में पूछा जाता है। तो हम सारे टर्म्स याद करेंगे, और बहुत ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम आप 15-20 मिनट्स में याद कर लोगे। तो इस स्ट्रेटजी से हमें प्रिपरेशन करनी है। हमें ऐसा नहीं करना कि हम रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हैं। इसलिए हिस्ट्री में बच्चे कहते हैं मार्क्स नहीं आते हैं, कितना भी पढ़ लो नहीं आता है। आप स्ट्रेटजी से पढ़ो, मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और कम टाइम में आएंगे। मेहनत तो डेफिनेटली करनी है, बट कम टाइम में आएंगे। मैं हमेशा एक पेरेटो रूल की बात करता हूँ, जिसमें आपका 20-80 की अप्रोच की बात करी जाती है, कि कैसे हम 20% चीजों में 80% आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आप कम पढ़ेंगे और 20% ही पढ़ के आप 80% पेपर सॉल्व कर लेंगे, नहीं। आप अप्रोच सही लगाएंगे तो उतने कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में बहुत चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है इट्स एन मार्शल आर्ट, आपको डी मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे अब कलारी पट्टू पे यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, और कलारी पट्टू की अगर हम बात करें तो ये संगम एज को बिलोंग करता है। और संगम एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम है यूपीएससी में। ये हमें कैसे पता चल रहा है? इन्हीं पीवाईक्यूज के थ्रू, कि जब कलारी पट्टू भी पूछा है तो वो संगम एज को बिलोंग कर रहा है। तो संगम एज तो हमें बहुत डीप पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और इसका जो ओरिजिनेटेड है वो केरला में हुआ है। और कलारी जो पयट्टू है ये एक्चुअली प्लेस के नाम पे है। कलारी एक प्लेस का नाम था जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अब कलारी पट्टू पूछ चुका है मार्शल आर्ट में, मे बी लाजिम पूछ लें। तो लाजिम क्या है? ये भी मार्शल आर्ट है, और ये महाराष्ट्र में प्रैक्टिस होता है। छऊ आपका उड़ीसा, बंगाल और बिहार में प्रैक्टिस होता है। तो हमें बस सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कि कौन से करेक्टली मैच्ड है। तो उसमें गरबा कॉमन पॉपुलर है, ऑब्वियसली पता ही होगा, गुजरात। मोहिनीअट्टम, यक्षगान। अब देखो, मोहिनीअट्टम जो आपका है ना वो क्लासिकल डांस है। तो अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि कौन सा डांस किस स्टेट को बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर लेते हैं।
और आप 50-50 पे पहुंच जाते। तो देख रहे हैं आप कि ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, हम सिलेक्टिव नॉलेज के थ्रू भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यक्षगान जो आपका कर्नाटक लिस्ट में है ना, तो ये भी अगर आप इंटेंजिबल लिस्ट में देखोगे वहां पे दिख जाता है यक्षगान, ये वहां पे है और वहीं से क्वेश्चन उठाया गया। अब तो यक्षगान काफी पॉपुलर हो गया और ये काफी न्यूज में भी रहता है। तो यक्षगान कर्नाटक में, आप एक काम करना कि जो भी लिस्ट है आपकी इंटेंजिबल हो क्लासिकल हो, उनको आप एक साइड लाइक थिएटर का नाम या लाइक रासलीला रामलीला, ये थिएटर्स हैं, ये काफी पॉपुलर है, नौटंकी यूपी, सॉन्ग हरियाणा। तो इनको आप एक साइड लिख लेना और एक साइड इनकी स्टेट लिख लेना, ताकि एग्जाम के पहले 5 मिनट में सारा रिवाइज कर दो कि अगर एग्जाम में आ गया तो आप इजी क्वेश्चन आंसर है, इन्हें हमें टारगेट करना है। ठीक है, ये डुएबल क्वेश्चन है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ये नॉन डुएबल है एग्जाम के पर्पज। पहले तो अच्छा आप इसका आंसर बताएंगे पॉज करके। ओके, सो इसका आंसर है सी। एंड मेरे हिसाब से ये एग्जाम में नॉन डुएबल है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप ये चीज आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, और डेफिनेटली जब ये क्वेश्चन पहली बार आया तो उसके पहले शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा ये, और किसी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और ना हम ये कह सकते हैं कि ये किसी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में नॉन डुएबल है, ये क्वेश्चन में छोड़ने में ही भलाई है, ज्यादा तुर्रम खा नहीं बनना है, अदरवाइज आप नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाएंगे। बट अब जैसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो मे बी यूपीएससी अगली बार पूछ ले, तो अब हमें याद रखना है। अब हमें क्या याद रखना है कि लाइक जो ताबू मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, अब बच्चे क्या करेंगे कि एक बार ये क्वेश्चन आ गया ना, तो वो पूरा पूरा इंडिया का मैप उठा लेंगे, पूरा वहाँ कौन से टेम्पल है, कहाँ कौन सी मोनेस्ट्री है, कहाँ क्या है, और वो पूरा रटने में लग जाएंगे। और वो 10 साल से रट रहे हैं बट क्वेश्चन रिपीट ही नहीं हुआ, क्वेश्चन आया ही नहीं है, और आप जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये हमें नहीं करना है। हमें करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन आया है बस हमें सिर्फ इतना ही याद करना है, इनकी लोकेशन याद करनी है। क्योंकि यूपीएससी में भी जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेगा तो मे बी ये तीनों तो रिपीट नहीं होंगे, बट मे बी इनमें से कोई एक रिपीट होगा और सामने डेफिनेटली कोई स्टेट होगा या कुछ लिखा होगा। तो अगर हमें पता रहेगा हम उसको या तो करेक्ट कर लेंगे या इनकरेक्ट कर लेंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो हमें इस हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अब एक बार क्वेश्चन आ गया हम मैप उठा के लगे हैं और लिस्ट बना रहे हैं जबरदस्ती की फालतू मेहनत कर रहे हैं, तो नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। और ये जो आपको ताबो मोनेस्ट्री है, और सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर कोई लाइक हिमाचल से है और स्पीति वैली के आसपास का और वो मुझे सुन रहा है, तो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो आपका मोनेस्ट्री है ये आपका स्पीति वैली हिमाचल में है। एंड देन द लोथवा लखांग टेम्पल, ये जो आपका है वो भी हिमाचल का किन्नौर रीजन में है। एंड देन आलची टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका लद्दाख रीजन में है। तो अब हमें ये याद रखना है। ठीक है, ओके, सो फिर से ये टर्म पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप लोग पॉज करेंगे और आंसर करेंगे। ओके, सो आई गेस आपने आंसर कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है, आंसर इसका बी है, म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ये जो टर्म है वो आपको उसी जो टर्मोलॉजी वाली फाइल है उसमें मिल जाएगा। उसमें सारे रिपीटेड टर्म्स है, तो वो सब याद रखने हैं, वो फर्जी टर्म्स नहीं है, वो यूपीएससी के पूछे हुए टर्म्स है, तो एटलीस्ट हमें वो याद रखना है। ठीक है, अब हम थोड़ा मंगनियार्स पे भी बात कर लेते हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी है और ये अपने क्लासिकल फोक म्यूजिक के लिए बहुत फेमस है। और ये एक्चुअली जब म्यूजिक के साथ साथ खड़ताल के लिए बहुत फेमस है। खड़ताल है जो हाथ का यूज करके रिदम क्रिएट कर दो, उसको हम खड़ताल कहते हैं। तो ये मंगनियार्स के बारे में है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर टाइम हो आपके पास तो एक तो आपको ये सिलेक्टेड टर्मोलॉजी देखनी है, और एक आप अगर आपको कहीं मिल जाए कि एनसीईआरटी की जो भी टर्मोलॉजीज है सिर्फ उतनी देख लेना आप, अदरवाइज आप सिर्फ सिलेक्टेड देख लेना, मोर देन सफिशिएंट है, आज टू काफी है वो उतना। ठीक है, अब हम बात करते हैं का विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन। ठीक है, तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का है, और आर्ट एंड कल्चर में पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर में हमारे लिए थीम है या टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर, और उसमें भी टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो इसका आंसर डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा, सी है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। और टेम्पल जो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, टेम्पल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मैं मोटा मोटा 3 टाइप के टेम्पल देखने को मिलते हैं: नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल, एंड देन वेशारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो बेसारा जो आपका है वो नागरा और द्रविड़ा का कंबाइंड वर्जन है। ठीक है, फिर इसके रीजनल अलग है, जैसे नागरा में हमें चोलंकी टेम्पल देखने को मिलते हैं, खजुराहो बेसिकली, और सोलंकी टेम्पल देखने को मिलते हैं। द्रविड़ा में हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, काइंड ऑफ विजयनगरा, और बेसारा में हमें देखने को मिलते हैं। बट मोटे मोटे ये तीन है। और पंचायतन बहुत बेसिक टर्म है, तो अगर आपने टेम्पल आर्किटेक्चर थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको ये आइडिया होगा। तो इसका आंसर सी है। ओके, सो अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये आपका मिडल इंडिया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है इबादत खाना पे।
जब भी क्वेश्चन आया था तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, और वो इन दो ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर ऑफ वेरी रिलीजियस, एंड द रूम इन विच द नॉवेल्स बिलोंगिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर। तो ऑलमोस्ट सब सेम है, बस रिलीजियस अफेयर डिफरेंट है। रूम गैदर अदर सब। अच्छा, यूपीएससी का एक काइंड ऑफ आप एक ट्रिक्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कि जहां भी आपको सिमिलर से ऑप्शंस दिखेंगे, दो सिमिलर से ऑप्शन दिखेंगे कहीं भी, हो सकता है वो डायरेक्ट सेम नंबर रिपीट कर रहे हो, लाइक 5000 5000 दोनों ऑप्शन में मिल जाए, कुछ भी सिमिलर सा मिलेगा, तो 90% केसेस में आंसर उन्हीं दो ऑप्शंस में होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। अब इबादत खाना में सीन क्या हुआ था कि एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। इबादत लाइक प्रेयर, तो ये जो एक अकबर का प्राइवेट प्रेयर चैम्बर है, इसको भी बहुत लोगों ने मार्क कर दिया था इसको। बट ये दोनों ऑप्शंस मोस्टली सिमिलर है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिखेंगे, सिर्फ ये पहला ऑप्शन नहीं है, तो 90% आंसर वहीं वहीं लाइज करता है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। इबादत खाना क्या था, जहां अकबर बहुत सारे अलग अलग रिलीजन स्कॉलर्स के साथ, विद्वांस के साथ, नॉवेल्स के साथ, जो रिलीजन्स था उन पे डिस्कशंस करता था, रिलीजियस अफेयर डिस्कस नहीं करता था। उनकी जो पॉलिसीज हैं, कौन से रीजन में क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब है, इन सबको डिस्कशन होता था। और इबादत खाना जो है वो अकबर ने बनवाया था, और डेफिनेटली ये फतेहपुर सीकरी में है, और ये 1575 एडी में बना हुआ था। ओके, सो फिर से देखो, हमें मिडवल टर्म्स में ये महात्तरा एंड पट्टा किला देखने को मिलता है। अच्छा चलो, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, कि ये जो टर्मिनोलॉजी पूछी जा रही है, ठीक है, अगर आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो आप फोकस करेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे गुप्ता टर्मिनोलॉजी पे। गुप्ता पीरियड की टर्मिनोलॉजी है, दिल्ली सल्तनत की टर्मिनोलॉजी है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं टर्मिनोलॉजी के लिए, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्मिनोलॉजी 80% टर्मिनोलॉजी अगर आएगी तो इन्हीं दो टॉपिक से आएगी। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो मौर्यन, विजयनगरा, संगम, एंड देन वैदिक। तो इस सीक्वेंस में आप देखना। बट अगर आप टाइम ना हो तो गुप्ता और दिल्ली आप सबसे ज्यादा टर्मिनोलॉजी देख लेना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ये देखो, पीवाईक्यूज का ये फायदा है कि जब हम पीवाईक्यूज करते हैं ना, तो हमें ऐसे पता चलता है कि कहाँ से थीम्स बनती हैं, कहाँ से टॉपिक बनते हैं। अदरवाइज आप रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हो, आप हर चीज को सिर्फ एक ब्रिज के साथ पढ़ रहे हो, तो उससे काम नहीं बनेगा। हमें एक राइट अप्रोच के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी है। और इसके लिए भी क्या है, वो टर्मिनोलॉजी फाइल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे मैंने मेंशन कर दिया है। और देखो, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लिखा है महात्तरा, ये लिखा है ब्लीज हेडमैन, और ये जो भी लिखा है सिद्धा, निर्वाणा, श्रेणी, भूमि स्पर्श मुद्रा, शंत भाषा, विष्ठि, ये ऑलरेडी सब पूछे जा चुके हैं, कभी सीएपीएफ में, कभी सीडीएस में, कभी यूपीएससी सीएससी में। ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, ये मे बी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को कि आपने 2014 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो सबसे पहले आप खुद के लिए क्लैपिंग कीजिए। और आई होप आपको फैक्ट्स याद हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं लिखे हैं। क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है साथ में वो भी बता रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, rather देन फैक्ट्स। बाकी आप वीडियोस को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपको सारा याद हो जाएगा, कुछ बहुत स्पेशल है नहीं, अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी बहुत समझ है तो। ठीक है। तो हम लोग 15 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। और इसके लिए तो आप क्या ही पॉज करेंगे, क्या ही आंसर करेंगे, ये तो आपको डायरेक्ट दिख ही रहा है। अभी जब हम बात कर रहे थे ना रोल ऑफ पीवाईक्यूज, दिस इज द रोल ऑफ पीवाईक्यूज, कि ये 100% एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप सोचो कि जिसने 2015 में पेपर दिया है, और उसने 2014 का पेपर ना देखा हो, या उसके आंसर्स ना देखे हो, डेफिनेटली वो 2 नंबर लूज कर देगा। और ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द लोगों ने सही किया होगा 15 में। ठीक है। और आप कंपटीशन में कभी भी टफ क्वेश्चन गलत करने की वजह से बाहर नहीं होगे, या टफ क्वेश्चन छोड़ने की वजह से आप बाहर नहीं होगे। आप जब इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करते हो, आप वहां बाहर हो जाते हो, क्योंकि वो 99.9% जनता ने सही कर रखा होता है, और आपका वो गलत हो जाता है या आपका छूट जाता है, तो आप बाहर हो जाते हो। और टफ वाले में क्या है कि वो सबका गलत है तो मेरा भी गलत है, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। तो हमें इजी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। अब कोई क्वेश्चन इजी है, टफ है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये पीवाईक्यूज के बेसिस पे डिसाइड होगा। ये ऐसे डिसाइड होगा कि जो स्टैंडर्ड सोर्स है उसमें वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो ये आपका 100% एग्जैक्ट रिपीटेड है, 14 का ही। आपको आंसर पता है, इसका आंसर 3 एंड 4 है, कौशला एंड मगधा। ठीक है। और उसमें हमने डिस्कस कर लिए थे सारे क्लेम। इसमें हम सॉरी, महाजनदास। इसमें हम डिस्कस करते हैं बुद्धास के बारे में थोड़ा बहुत, कि बुद्धा जो है वो शाक्य क्लोन को क्लेन को बिलोंग करते हैं, जो एक वॉरियर क्लेन मानी जाती है। और बुद्धा ने है
वो कौशला, मगधा, वैशाली, बज्जी सारी जगह से ट्रैवल किया है, बट वो जो 5 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एसोसिएट बुद्धा है। अब हम बात करते हैं कलमकारी पेंटिंग की। अब देखो इससे हमें क्या पता चला कि यूपीएससी पेंटिंग पूछ रही है। तो अब हम एक लिस्ट बना लेंगे कौन सी पेंटिंग कहाँ पॉपुलर है, क्या क्या नाम है। एक ब्रीफ सी लिस्ट जिसे हम 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें। दैट्स इट, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। और ये तो हमें कलमकारी तो सीखनी है। ठीक है। तो कलमकारी पेंटिंग पूछा, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। ओके। सो इसका आंसर ए है, अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। सो कलमकारी आपकी साउथ इंडिया में चलती है। हमें याद क्या रखना है कि कलमकारी बेसिकली दो टाइप की हमें देखने को मिल रही है। एक को हम कह रहे हैं श्रीकालहस्ती, एक कह रहे हैं मछलीपट्टनम स्टाइल। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं। ये हम स्टाइल्स याद रखनी है क्योंकि मे बी श्रीकालहस्ती या मछलीपट्टनम के नाम से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और उसमें पूछ लिया जाए कि आपकी पेंटिंग है कि सपोज करो ये कोई गेम है, या लाइक कुछ किसी कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए पेंटिंग है। आपको ये भी पता रहेगा कि ये कलमकारी को बिलोंग करता है, ये साउथ इंडिया को बिलोंग करता है, ये कॉटन टेक्सटाइल पे हम करते हैं, और हैंड पेंटेड है। ठीक है। तो मे बी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ये जो ऑप्शंस है, ये अपने किसी काम के नहीं है क्योंकि इनका किसी का एक आंसर है ही नहीं। तो ये ऑप्शंस हमें नहीं देखने, बट जहाँ ऑप्शंस देखने वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। ओके। ओके। सो आप इसको पॉज करेंगे और आंसर करेंगे। बाकी मैं तो फिर आंसर बताऊंगा ही। सो इसका जो आंसर है वो है सी, हरिहर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Who of the following founded a new city on the south bank of tributary of river Krishna and undertook to rule his new kingdom as an agent of deity to whom all the land south of river Krishna was supposed to belong? अगर हम बात करें तो 2023 में भी हमें काइंड ऑफ ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें हम एक डैम की बात कर रहे थे और लैंग्वेज भी उसकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। और उसमें बस इसमें कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी की बात करी गई है, वहां पे तुंगभद्रा रिवर की बात करी गई है। और ऑलमोस्ट हमें सेम पैरा सेम लैंग्वेज में वो चीज हमें देखने को मिलती है। तो आप ऐसे पकड़ते हो कि यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। और अभी आंसर आप इसका आपको बहुत अमेज्ड करेगा। इसका आंसर है सी, हरिहर है। हरिहर कौन है? ये आपके फाउंडर है विजयनगर किंगडम के, हरिहर एंड बुक्का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विजयनगर जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विजयनगर थीम जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो उसका आंसर है। और अगर आप 2023 में भी वो क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी विजयनगर एम्परर्स के ही ऊपर था, उसका भी आंसर विजयनगर में ही लाई कर रहा है। इसमें क्या है, 4 अलग-अलग डायनेस्टी के ऑप्शंस है, उसमें सारे विजयनगर के ऑप्शंस थे। बट वो डेफिनेटली तमिलनाडु बोर्ड में दिया हुआ था, इजी क्वेश्चन था। बट आप समझ रहे हो कि यूपीएससी ने लैंग्वेज सेम रिपीट की है। ये 15 का क्वेश्चन है और वो 23 का क्वेश्चन है। और उसमें भी ऑप्शंस कौन से हैं? विजयनगर किंगडम के। तो विजयनगर जब हम किंगडम पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट थीम है, अच्छे से पढ़ना है, आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसके अलावा ये जो ऑप्शंस है इसमें हमें ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी इन ऑप्शंस को कभी फिर से पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शंस हम सब देखेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं अमुकवर्ष की। अमुकवर्ष एक प्रोमिनेंट लीडर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, और इसका टाइम पीरियड है 800 टू 870 एडी। ये टाइम पीरियड आप लोग कोशिश करना याद करने का, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट टाइम लाइन भी पूछ लेता है और पूछा हुआ है। ठीक है। और ये जो है वो जैनास की दिगंबर सेक्ट को बिलोंग करता है। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है पीवाईक्यू से। डेफिनेटली आपको, आपने जब हिस्ट्री पढ़ी आपको राष्ट्रकूट पढ़ा होगा, आपको अमोघवर्ष पता होंगे। बट इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और याद रख लो जिसको याद ही रखना है, मस्ट है ये, क्योंकि पीवाईक्यू आ चुका है। हमने जब बुक में पढ़ा होगा तो मे बी हमने अमोघवर्ष पे उतना गौर नहीं किया होगा, बट जब यूपीएससी में आ चुका है तो इतनी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। और अमोघवर्ष के बारे में कहा जाता है कि ही इज द सेकेंड पर्सन जिसने संलेखना प्रैक्टिस किया था, और बेसिकली सेकंड रूलर जिसने संलेखना प्रैक्टिस किया था। फर्स्ट कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बताना। और अच्छा चलो बता ही देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने संलेखना प्रैक्टिस किया था। संलेखना प्रैक्टिस होती है कि लाइक हम फास्ट रहते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं खाते और हम डेथ को मीट कर जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, देन अमुकवर्ष ने। ओके। एंड आपके बल्लाल सेकंड। तो बल्लाल जो सेकंड है वो होयसला डायनेस्टी को बिलोंग कर रहा है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1173 से 1220 है। ये एग्जैक्ट आपको ना भी याद रहे, बट आपको एटलीस्ट इतना याद रहे कि ये आपके अराउंड 12th सेंचुरी है होयसलास, ये आपके अराउंड 9th सेंचुरी है। और होयसलास की जो कैपिटल है वो दौर समुद्र है। और अभी 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा टाइमलाइन पे, उसमें होयसलास था। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट नहीं करेगा, तो बस हमें सिर्फ इतनी रिसर्च करनी है। तो आप लोग परेशान ना हो, वो काम मैंने आपके लिए किया है। तो हमें बस बहुत ध्यान से वीडियोस देखनी है। ये देखो, आप 2015 का है, ये 2020 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है होयसलास को लेके, और बहुत बेसिक सी टाइमलाइन पूछी है। और हम जब बात करते हैं जैसे काकतीयास की, होयसलास की, यादवास की, ये सब आपकी साइमल्टेनियसली डायनेस्टीज हैं। तो इसमें भी बेसिकली आपको टाइमलाइन के बारे में भी आगे वीडियोस में पता चल जाएगा। तो आपकी जो भी हिस्ट्री की दिक्कत है वो सब खत्म हो जाएगी।
तो बस इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप। उस टाइमलाइन पे मैंने बहुत मेहनत करी है। आई होप आपको एक वो बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि जितनी भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कंफ्यूजन है ना, आई गेस सब क्लियर हो जाएंगे उस टाइमलाइन से। ठीक है, और उसमें उतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी आपको याद रखनी है, तो बहुत अननेसेसरी चीजें नहीं। तो हमें बल्लाल जो है होयसला डायनेस्टी को बिलोंग कर रहा है, और ये इसकी कैपिटल दौर में होयसल पे क्वेश्चन आ चुका है। जो प्रताप रुद्र है ये आपके काकतीय डायनेस्टी को बिलोंग कर रहे हैं। काकतीय डायनेस्टी की कैपिटल वारंगल है। तो हमें इतना ही देखना है कि इनकी कौन सी डायनेस्टी है, लगभग टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल क्या है, इनका फेमस कोई सिटी या पोर्ट है तो वो देखना है। जैसे यूपीएससी फिर से क्वेश्चन पूछ चुका है 2022 या 1 में मोटूपल्ली को लेकर। तो मोटूपल्ली को यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि वो कहाँ का पोर्ट था, तो वो काकतीय डायनेस्टी का पोर्ट है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है बस। ओके, सो आप लोग आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा। सो इसका आंसर है बी है। इसमें पूछा था कि कौन सा अर्लीस्ट है, कौन सा मिड अर्लीस्ट बना है। सो हम चारों को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। जैसे देखो अभी ये उदयगिरी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है बड़ा इमेज। और जब हमने 14 की बात करी है, जब हमने 14 की बात की है, तो वहां भी हमें उदयगिरी में ही वो देखने को मिल रहा है बड़ा में, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वो वहां पे माउंट आबू दिया हुआ था जो कि गलत था, और यहाँ पे उसका उदयगिरी दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होता है, ऐसे ऑप्शंस रिपीट होते हैं। अब ये आपको कहीं आंसर में देखने को मिलेगा। ये वहां भी आंसर नहीं था, यहाँ भी आंसर नहीं है, बट कहीं ना कहीं आंसर देखने को मिलेगा। तो अगर हमने वहां उदयगिरी के बारे में पढ़ा होता, बराह इमेज के बारे में पढ़ा होता, तो हमें डेफिनेटली उसका टाइम पीरियड पता हो जाता, तो हमें एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते। तो हमें ऐसे करना है। देखो उसमें महाबलीपुरम भी था, वो भी हमें देखने को मिलता है। जो महेंद्रवर्मन और पल्लवास किंग की देखने को मिलता है, देखो हो रहा है क्वेश्चन रिपीट। ये है वैल्यू पी बाई क्यू उसकी। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 7th एडी है, और पल्लवास ने बनवाया था। उदयगिरी की जो केव है वो आपकी एमपी में है, उदयगिरी। और चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं, गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 4th से 5th सेंचुरी एडी है। एंड देन भी हम लिंगराज टेम्पल की बात करेंगे। सो ये आपका 11th सेंचुरी में बना है। और सो इन सब में सबसे न्यूएस्ट यही है। और इसे सोमवंशी जो किंग थे, ययाति फर्स्ट, इन्होंने बनवाया था। तो आप इतना याद रख लेना, मे बी कभी डायनेस्टी के लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिंगराज टेम्पल किसने बनवाया था, क्योंकि लिंगराज बहुत फेमस टेम्पल है। ठीक है। और जो रॉक कट एलिफेंट धौली में है वो अशोका के टाइम पीरियड का बना है। और अशोका का तो आपको पता ही है कि ये मॉडर्न डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, और बीसी में इनका टाइम पीरियड है 272 टू 231 बीसी। तो सबसे अर्लीस्ट है वो बी है। तो हमें इस तरह सारी इंफॉर्मेशन इसमें याद रखनी है। ओके, देखो क्लासिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अदर पार्ट ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज और अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। ये आपका उस समय आप 15 में आया है, और आपका 14 में न्यूज में था। तो इसको आप कह सकते हो काइंड ऑफ करंट अफेयर है, बट ये बहुत ईजी था, सबको पता था। बट इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि क्लासिकल लैंग्वेज अगर यूपीएससी ने एक बार पूछा है, तो क्लासिकल लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट थीम है। और फिर से उन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज को पूछ लिया, इसका आंसर ए है। और अब क्लासिकल लैंग्वेज पे कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो वो हमें देखने जरूरी है, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें सीखना है। ठीक है, तो वही सेम इन्फॉर्मेशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। और तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम 6 जो है, और उड़िया क्लासिकल लैंग्वेज है। और कोंकणी, भोजपुरी, असमी ये एक भी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रीजंस को लेकर। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन फिर से अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं अपनी, तो ये मेरे हिसाब से एग्जाम में नॉन डुएबल है। ये आप कुछ भी कर लेते, ये क्वेश्चन मतलब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था सही करना, या जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट है उसके लिए सही करना इजी नहीं, क्योंकि ये आप नहीं पढ़ रहे हो कहीं। हाँ डेफिनेटली अगर आपने कहीं ज्योग्राफी पढ़ी है, आप कहीं किसी प्लेस घूमने गए हैं और आपने सुन रखा है तो अलग बात है, अदरवाइज आपको एग्जाम में नहीं पता होगा, और एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि आती हुई चीज में आप भूल जाते हैं। ठीक है, बट अब हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है, पहले तो इसका आंसर बी है। आप लोग पॉज करके पहले आंसर करेंगे हर क्वेश्चन का, देन आप आगे आगे सुनेंगे वीडियो। ठीक है, बट हमें क्या सीखना है कि अब हम इसकी लोकेशन सीख लेंगे कि इनमें से अगर अगली बार कोई रिपीट होगा, और रिपीट देखो कैसे क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग अभी देख ही रहे हो, तो हम बिल्कुल हमें पता होगा और हम सही मार देंगे। बट जब ये रिपीट भी क्वेश्चन होगा ना, तो उस समय मोस्ट ऑफ द जनता के लिए फिर से अननोन होगा, जिसने पीवाईक्यूज बहुत ढंग से नहीं करे हैं। बट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन डिसाइड होता है कि वो इजी है कि टफ है। अगर पढ़ा है तो इजी है, नहीं पढ़ा है तो टफ है। तो हमें बस सिर्फ इतना प्रिपेयर करना है, जिससे आगे अब जब भी रिपीट होंगे तो हम एटलीस्ट बता देंगे। और इसके साथ साथ मैंने कुछ और मेंशंस किए हैं, वो देख लेते हैं
कि मे बी वो भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप चाहो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे ये आपका चंबा वाला रीजन है, दुर्गरा ये आया हुआ है जम्मू वाला रीजन है, कुल्लू का रीजन है, मालवा सेंट्रल इंडिया को बिलोंग करता है, आपका कामरूपा है असम को बिलोंग करता है, त्रिगाट्रा है जलंधर को बिलोंग करता है, उत्कल उड़ीसा, त्रिपुरा त्रिपुरा को बिलोंग करता है। इसके अलावा ये आपकी मिडल सिटीज है दिल्ली सल्तनत। तो इसके जो जो फाउंडर है दिल्ली सल्तनत मुगल सब मिला के, वो आप एक बार देख लेना, याद कर लेना। मेहरौली जो कुतुब मीनार के आसपास का कॉम्प्लेक्स है, वो मेहरौली इसको हम बोलते हैं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। एंड देन सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, जहांपनाह मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी, फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक, दीन पनाह हुमायूं, शाहजहानाबाद शाहजहां। तो ये आप याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सो द अराइवल ऑफ बाबर, पॉज करेंगे, आंसर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इसका आंसर है बेसिकली बी। सो द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू, कि जब बाबर इंडिया में आया तो क्या क्या हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट, ये मे बी आपको पता हो ना पता हो, बट डेफिनेटली ये मंगोल इन्वेजन के साथ आया था। और ये प्रिटी नॉन फैक्ट है, तो आई गेस ज्यादातर लोगों को पता होगा। तो फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे। गन पाउडर जो है, हाँ ये जैसे बाबर ने क्या किया था, इसने कैनन्स का मास स्केल पे यूज किया था पहली बार। कि कैनन्स के इतने ज्यादा यूज नहीं किया गया था वॉर्स में, बट बाबर ने पहली बार किया था, जिससे इसे जीत भी मिली थी। बट गन पाउडर पहली बार तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम्स इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, तो ये हम बात कर रहे हैं 1526 की। बट अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है, तो आपको देखने को मिल रहा है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमें देखने को मिल रही है कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क। उसमें हमें देखने को मिल रहा है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का अलाई दरवाजा, जिसपे हमें ट्रू डोम और आर्क देखने को मिल रहा है। अगर आप इतने ऑब्जर्वेशन से पढ़ रहे हो या बेसिक भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा डेफिनेटली आर्क एंड डोम पहले आ गए हैं। तो डेफिनेटली गलत है, और तिम्रू डायनेस्टी यहाँ पे स्टेब्लिश हुई है। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। और बाकी अगर आपको सिर्फ गन पाउडर का भी पता होता तो आप एलिमिनेट करके आंसर पे आ जाते हैं। तो इसका ये आंसर है, और गन पाउडर जो है वो मंगोल इन्वेजन के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये जो आर्क एंड डोम है, ये आपके टर्क्स के बाद आए हैं, मोहम्मद गौरी के जो कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ ही ये स्टार्ट हो गए। ओके, पॉज एंड आंसर। ओके, सो इसका जो फ्यूडल सिस्टम का इसका जो आंसर होगा वो होगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल सिस्टम। तो आई गेस अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, तो ये जो है वो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब आपके पास ले देके दो ही ऑप्शंस बचते हैं। ठीक है। अब अपने पास बच रहे हैं दो ऑप्शंस। तो दो ऑप्शंस में अब आप पढ़ो, इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड, जो कि सही है। एंड क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड हिज ओवरलॉर्ड, तो ये भी सही है। अब फ्यूडल सिस्टम होता क्या है। ओके, सो फ्यूडल सिस्टम बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जिसमें हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राजा के बीच में और उसके नॉबल्स के बीच में, या एक कोई लॉर्ड है और उसने एक सब लॉर्ड बना रखे, उन दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई किंग है और उसकी इतनी सारी लैंड है। उसने लैंड का ये वाला पार्ट किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दे दिया और उसे यहाँ का सब लॉर्ड बना दिया। अब वो इसके छोटे छोटे पार्ट करके जो टीनेंट्स है, फार्मर्स है, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जिससे होगा क्या, कि यहाँ से जो भी टैक्स कलेक्ट है वो ये करेगा और ये फिर किंग को दे देगा। ठीक है। तो इस चीज को, रिलेशन को हम कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद। तो जिसमें ये टैक्स कलेक्ट करेगा और ये राजा को दे देगा। और राजा का यहाँ बहुत ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑब्वियसली उसका उसी की लैंड है ये, बट वो बहुत डायरेक्टली रूल नहीं करता है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी रूल्स बनाएंगे, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सब लॉर्ड देखेगा। तो इनमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट बैलेंस के लिए होता है, ना कि ऐसा रहेगा कि बहुत वीक और बहुत स्ट्रांग। तो इसमें जो बैरी टर्म है, इन टर्म्स को हमें पकड़ना है। हाँ, डेफिनेटली इनका एक रिलेशन है, और डेफिनेटली ओवरलॉर्ड ऊपर है। बट इन टर्म्स को हमें पकड़ना है, कि जो एक्सट्रीम टर्म्स है, इनको पकड़ना है। मे बी अगर यहाँ बीक बैरी नहीं टर्म यूज होता, तो स्टेटमेंट सही होता। बट यहाँ पे बैरी यूज किया गया है, और ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। बैरी अपने आप में बैरी है, नेवर है, नॉट है, इन सबको हमें पहले देखना है। ठीक है, ओनली है। तो यहाँ पे बैरी जो है वो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और टर्म है, इसी की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, 2 and 3। Okay, so congratulations for the another year. So we have done 2014 and 2015. So I guess आपको अभी चीजें क्लियर हो रही हैं, कि लाइक चीजें कैसे होती हैं, या पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, कैसे चीजें रिपीट हो रही हैं, और इस वे में पीवाईक्यूज से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं 2016 की। तो आप वीडियो पॉज करेंगे और आंसर करेंगे मार्क, जो भी आंसर होगा। ठीक है।
और ये देखो फिर से टर्मिनोलॉजी पूछी हुई है यूपीएससी ने, तो टर्मिनोलॉजी पर भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, सो इसका आंसर है डी, 1 एंड 3। सो इरीपट्टी, टेन्यूर और झटका, हमें तीन टर्म्स देखने को मिलते हैं। सो इरीपट्टी क्या है? इरीपट्टी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लेज टैंक। और ये जो हमें देखने को मिल रहा है इरीपट्टी, वो इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं। देन हम बात कर रहे हैं टेन्योर्स की। तो टेन्योर्स क्या है? इसमें दे रखा था ब्लेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण। ऐसा नहीं है, ये हमें ऑलमोस्ट एडी के टाइम पे देखने को ये चीजें मिलती हैं और गुप्ता में भी देखने को मिलती हैं। इसको हम ब्रह्मदेव कह रहे हैं। और टेन्योर्स क्या है? ये लार्ज ब्लेज है, और एक इसके अंडर में, चोला के अंडर में, संगम है। बताया था ना, टर्मिनोलॉजी संगम से आ रही है। फिर से आई है गटका, कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल। तो ये टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखनी है। अभी हमें सब याद रखना है, और ये भी आपको टर्मिनोलॉजी की फाइल में मिल जाएंगे। तो ये हमें बिल्कुल रट जाना है, क्योंकि फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। ओके, रिपीट, सॉरी, पॉज एंड आंसर। ओके, सो आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा, इसका आंसर है डी, मगध। और हम इसमें बात कर रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टी हिस्टोरीज एंड epic tales was the profession who was the follower। सो कौन फॉलो कर रहा है? मगध में लोग फॉलो कर रहे हैं कि उनकी जो डायनेस्टीज हैं उनके क्रॉनिकल्स को मेमोराइज करने का। तो इसमें जैसे सरमना है, परिवर्ज का है, अग्रहार का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और ये अभी आप देखोगे रिपीट भी हुए हैं। तो ऐसे जो ऑप्शंस हैं, इनका एक आंसर है। तो ये सारे नोट्स, ये जो सारे टर्म्स उस फाइल में आपको मिल जाएंगे। तो इनके बेसिकली हमें नोट्स बनाने होते हैं, इनको हमें पढ़ना होता है। जिनके डायरेक्ट आंसर है यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर मगध है। और इवन देखो, जैसे भी 2023 में क्वेश्चन आया था दंड कारण को लेके, बुद्धिस्ट सेंटर को लेके, उसमें 2023 में भी उन्होंने ऑप्शन एक मगध बनाया था। तो आप समझ रहे हो कि मगध कितना इंपॉर्टेंट है। कि ये क्वेश्चन आया है, ये आंसर है, फिर 23 में भी ये ऑप्शंस बना है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। और ये सरना, परिवर्जिका, ये सब रिपीट हुए हैं यहाँ पे। तो आप समझ रहे होगे आई होप कि पीवाईक्यूज की क्या वैल्यू और हमें कैसे पढ़ना है, कि हमें सब ऑप्शंस देखना है। डेफिनेटली आप करोगे, टाइम लगेगा। तो आपकी मेहनत की बचाने के लिए सब कर रखा है, बस आप वीडियोस बहुत ध्यान से देखो। ओके, सो हु ऑफ द फॉलोइंग हैड द फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोक। आई गेस ये सबको पता होगा, इसका आंसर है वी, जेम्स प्रिंसेप। इजी ऑप्शन है। और उसमें दो ऑप्शंस और हैं, जैसे इसमें जॉर्ज बुलर है, चार ऑप्शंस हैं। बट ऑब्वियसली आंसर जेम्स प्रिंसेप है, ये सही है। बट इसके अलावा भी ऑप्शंस है, वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उतना ये ऑप्शंस बेसिकली इंपॉर्टेंट थे नहीं, बट फिर भी थोड़े से डिस्कशन कर दिया है। कि जैसे जो मैक्स मूलर है, वो वन ऑफ द फाउंडर है वेस्टर्न एकेडमिया फील्ड्स में, जो इंडियन स्टडीज की बात करता है, जो कंपैरेटिव रिलीजन्स की डिसिप्लिन की बात करता है। तो मैक्स मूलर है। विलियम जोन्स जो है, वो आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में वन ऑफ द जज थे। तो ये हमें याद रखना है बस। ओके, सो आई गेस आप पॉज करेंगे, आंसर करेंगे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ द एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी। सो बेसिकली वी वर टॉकिंग द पुष्यमित्रा सुंगा के सन की, जिसका नाम है अग्निमित्रा सुंगा। सो इट्स अ बी। मालविका और अग्निमित्र, इन दोनों की लव स्टोरी है, जो कालिदास ने लिखी थी, संस्कृत में लिखी है। और ये जो है वो सुंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। अब इसमें जो चार ऑप्शन है, इनको हमें याद करना है, ये हमें आने चाहिए। ठीक है, सो पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है स्वप्न वश दत्ता, स्वप्न वसा दत्ता। ये संस्कृत पे लिए, ये भास ने लिखा था। ये आपको याद रखना है, ये में भी पूछा जा सकता है। मालविका बेत्रम कालिदास ने लिखा है। मेघदूत जो है वो भी कालिदास ने लिखी है, पोइट्री है, संस्कृत में है। और रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन ने लिखी है, ये भी संस्कृत में लिखी है। और हर्षवर्धन की दो और है, दो रचना है। आप ये बताएंगे, आप ये दो कौन सी हैं, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, PNR। PNR नंबर होता है ना, ट्रेन का टिकट करते हैं, तो उसमें आर तो रत्नावली हो गई। अब ये पी कौन सी है और एन कौन सी है, ये आपको दो कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो ये हमें याद रखनी है कौन सी बुक किसकी है, ये रिपीट हो सकता है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ये हम बात कर रहे हैं, इसका पॉज करेंगे, आंसर करेंगे। इसका आंसर है सी, बोथ वन एंड टू। सो सिद्धार्थ ऑफ तमिल रिलीजन वर मोनोथिस्ट एंड कंडेम आइडोलेटरी। ओके, सो ये सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, सिद्धार्थ। और लिंगायत जो है कन्नड़ रीजन के, ये थ्योरी ऑफ रीबर्थ को क्वेश्चन करते हैं, कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट करते हैं, बेसिकली कास्ट को नहीं मान रहे हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये लिंगायत है, वो काफी 3-4 साल से न्यूज में भी लगातार रहे हैं, वासवना को लेके। वासवना भी न्यूज में रहती है, इसके फाउंडर है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि वासवना जो है
वो इसके फाउंडर है, ये अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम थे। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये चालुक्य किंग के मिनिस्टर थे कोर्ट के। तो ये हमें याद रखना है, बस सिर्फ इतना याद रखना है। और ये दो ऑप्शन तो आपको पता ही है, तो अगली बार जब भी रिपीट होगा, बासफना से होगा, आप ऑप्शन सही कर लोगे। तो देखो हम कितनी कम नॉलेज में यूपीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आंसर ले आओगे। और पीवाईक्यूज तो आप कर ही रहे हो, कि अगर डायरेक्ट पीवाईक्यूज रिपीट हुआ है तो आप बिल्कुल राजा हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, पहले तो आप पॉज करेंगे, आंसर करेंगे। ओके, सो इसका जो आंसर है वो है बी, 2 एंड 3। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू, इसमें दिया होता है हीनयान, तो हीनयान आपका गलत है। महायान जो सेक्ट है बुद्धिज्म का, और ये जो हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपकी कुंडलग्राम में हुई थी कनिष्का के टाइम पे, उसमें डिवाइड कर रखा था। ठीक है, तो ये महायान सेक्ट को बिलोंग करता है, ये हमें याद रखना है बोधिसत्व कॉन्सेप्ट। और बोधिसत्व पे यूपीएससी ऑलरेडी पदम पानी पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट दिया है, बट उन्होंने फिर आगे चल के पदम पानी पूछ लिया, फिर उन्होंने फ्यूचर बुद्धा भी पूछ लिया है। तो ये है सब बोधिसत्व कॉन्सेप्ट। तो कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कैसे यूपीएससी में हिंट देता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप बुक से कितना भी पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो रैंडम, कुछ नहीं होगा उससे। बट एक्चुअल रियल हिंट आपको यहाँ से मिलती है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, ये सही है आपका। एंड बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। ठीक है, सो बोधिसत्व करते क्या है कि वो जैसे उन्हें लाइक निर्वाण आप कह सकते हो, उन्हें मिल सकता है, बट वो नहीं लेते हैं ताकि वो और लोगों की हेल्प कर सके, महापरिनिर्वाण, ताकि वो और लोगों की हेल्प कर सके यहीं रह के। तो ये बोधिसत्व का बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये महान सेक्ट को बिलोंग करता है। ओके, देखो अजंता रिपीट हुआ था, अजंता रिपीट हुआ है। महाबलीपुरम रिपीट हुआ था, महाबलीपुरम फिर से क्वेश्चन आया है। दैट्स द पावर ऑफ पीवाईक्यूज। आप फैन हो जाओगे पीवाईक्यूज के अगर आप इस हिसाब से कर गए, और मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, और सॉरी बी, 3 ओनली। ठीक है, सो फिर से हम वही देख लेंगे कि जो अजंता है वो महाराष्ट्र में है, 2nd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी तक ये बिलोंग करती हैं। बुद्धिस्ट का डोमिनेंस है यहाँ पे। और जनता के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जैसे हमें कौन सी इमेज देखने को मिल रही थी बुद्धिस्ट की, महापरिनिर्वाणा वाली, यहाँ देखने को मिल रही थी। हमें बोधिसत्व की जो पदम पानी वाली हम बात कर रहे थे, वो हमें अजंता में देखने को मिल रही है। तो अजंता इंपॉर्टेंट है, आप सारे फैक्ट याद करेंगे अजंता के। महाबलीपुरम फिर से वही 7 से 8 सेंचुरी एडी, जो कि मैंने एक पीवाईक्यू में आपको डिस्कस करवाया है, जिसमें उदयगिरी आंसर था, सॉरी धौली आंसर था, कि उसमें महाबलीपुरम एक ऑप्शन था और अर्जुना पीनांस वाले में भी ऑप्शन था। तो आपको आइडिया था कि ये पल्लवा किंग का और 7th 8th सेंचुरी एडी का है। अगर आपको आइडिया होता कि ये 7th 8th सेंचुरी एडी का है, अजंता मौर्यन में भी है, अजंता इतनी पुरानी है, तो डेफिनेटली पहला ऑप्शन था ना, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, आप इजीली एलिमिनेट कर लेते। समझ रहे हो आप? और डेफिनेटली आपको ये पता है, जब हमने महाबलीपुरम पढ़ा था रॉक कट आर्किटेक्चर, अजंता पढ़ा रॉक कट आर्किटेक्चर, तीसरा तो डेफिनेटली सही है। तो ये भी नहीं होगा, आंसर अपने आप आ गया, भले हम कुछ पता हो ना पता हो। तो ऐसे पीवाईक्यू से आंसर सॉल्व करना है कि हमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखनी है, बट वो इन्फॉर्मेशन का बहुत हाई लाइक रेशियो है यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि सिर्फ सिर्फ हम इसी टाइम पीरियड और पल्लवा किंग के बेसिस पे 3 यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, महाबलीपुरम से। सिर्फ हमें इतना ही पता है, बट तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक मैं ट्रिक आपको और देता हूँ। यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि 100% सही होता है, बट 90% केसेस में जहां भी आपको सेम पीरियड कंटेम्प्रेरी ऐसे वर्ड देखने को मिल जाए, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होते हैं। मैं किसी टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के पेपर की। तो यूपीएससी पेपर में जब भी आपको ऐसे दिखे, मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होगा। ठीक है, ओके, सो अब हम बात करते हैं विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। सो टर्म जो है वो अरिगाटा, अरिगाटा जो टर्म है वो किसको बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉरी अर्गाटा, और ये आपको फिर से टर्मिनोलॉजी की फाइल में मिल जाएगा। और इसका आंसर अगर आप लोग पहले तो पॉज करके देंगे, इसका आंसर सी है, वो तो दिख ही रहा है, वाटर व्हील हमें देखने को मिल रहा है। और ये अगर आपने एक आमिर खान की मूवी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो डेफिनेटली बॉक्स बॉक्स ऑफिस पे उतनी नहीं चली थी, बट वो जो लोग जहाँ रह रहे थे ना ठग्स, वो इरिगेशन के लिए यही वाला टेम्पलेट यूज कर रहे थे, या यही वाटर व्हील यूज कर रहे थे। तो इसी को हम कह रहे हैं एग्रीगाटा। तो इसका आंसर सी है।
और इसका जो टर्मिनोलॉजी की फाइल में आपको सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेमोराइजिंग द क्रॉनिकल्स डायनेस्टीज हिस्टोरिकल टेल्स प्रोफेशन। ये मगधा रिपीट क्वेश्चन है, ये एंशिएंट और मिडिवल दोनों में ले लिया, बट ये क्वेश्चन एक ही बार आया। ओके। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम कृष्णदेवराया, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, विजयनगर इंपॉर्टेंट। कृष्णदेवराया डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट विजयनगर से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो विजयनगर इंपॉर्टेंट थी बेसिकली। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, वो आंसर है सी, बोथ 1 and 2। सो द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। बिल्कुल, ये आपको एनसीईआरटी में तमिलनाडु बोर्ड दोनों मिल जाएगा। एंड द प्राइवेट ओनर्स ऑफ बक्सो पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स, ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। और डेफिनेटली जब हम विजयनगर की बात कर रहे हैं, जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म की बात कर रहे हैं, तो इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन थीम से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए लाइक अगर आप दो सोर्स भी रेफर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं है कि सारी हिस्ट्री आप दो सोर्स से पढ़ रहे हो, बट ये कुछ जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म है, विजयनगर है, इन कुछ थीम्स को आप दो सोर्स से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम है तो। नहीं है तो एक बहुत है, और पीवाईक्यूज कर लो। तो पीवाईक्यूज से आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, कि अगर आपको हिस्ट्री का हल्का फुल्का आइडिया है, और जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हो तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, और कॉन्क्रीट हो जाते हैं आपके फैक्ट। ठीक है। तो जो लैंड थी, वहां पे जो टैक्स रेट फिक्स हो रहा था, वो हम लोग 1/3 से 1/6 के बीच में फिक्स कर रहे थे, जो कृष्णदेव राय थे। और जो लैंड टैक्स था वो मेजर सोर्स था रेवेन्यू का। मे बी अगली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विजयनगर किंगडम में जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो क्या था, तो वो लैंड टैक्स था। ये हमें याद रखना है। ठीक है। एंड देखो फिर से हमें टर्मोलॉजी का देखने को मिल गया है, बंजारास। सो बंजारास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री और जनरली। सो आई गेस आप पॉज करेंगे, आंसर करेंगे। इसका आंसर है डी, ट्रेडर्स। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बंजारास जो थे वो बहुत ग्रेटली उन्होंने रोल प्ले किया है। और ये भी आपको टर्मोलॉजी की फाइल में मिल जाएगा। टर्मोलॉजी की आपकी फाइल कहाँ मिलेगी आपको, टर्मोलॉजी की फाइल मिलेगी आपको टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक या तो आपको ट्विटर हैंडल, मेरे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा बायो में। और उसके अलावा आपको कहाँ मिल जाएगा, मैं अब यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस डाल दूंगा, तो वहां सर्च कर लेना। ठीक है। तो 3 साल के अपन ने जो क्लियर है, तो लाइक 14, 15, 16 कंप्लीट कर लिए हैं। और आई आई थिंक 1 घंटा का वीडियो हो गया होगा, 1 आवर के आसपास का वीडियो है ये। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो सबसे पहले तो जो लास्ट तक बने हुए हैं, कंग्रेचुलेशन। और आप बने रहें ऐसे ही, हम लोग सारे जो 10 ईयर्स के हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम का टाइम है, 75 डेज बचे हैं यहाँ से। तो आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, बट पीवाईक्यूज मस्ट हैं, तो इनको हमें नहीं छोड़ना है। और अगर आप इस हिसाब से कर लेंगे कि आपको सारे ऑप्शंस पता हैं, और इसमें हमने देखो क्या देखा है कि बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ, बहुत लिमिटेड फैक्ट के साथ, फिर तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे हिस्ट्री में। ठीक है। सो आपके जो भी फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे टैग करके भी लिख सकते हैं, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।